नमस्कार, न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रण में बार-बार अखिलेश यादव को अपने दांव बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? आखिर क्या वजह है कि मुरादाबाद से लेकर के रामपुर और मेरठ से लेकर बिजनौर बागपत तक बार-बार उम्मीदवार बदलने पड़ रहे हैं? मेरठ में तो तीसरी बार उम्मीदवार बदला गया, यानी सबसे पहले भानु प्रताप सिंह, उसके बाद अतुल प्रधान और अब वहां से एक और नया उम्मीदवार सुनीता वर्मा के रूप में। तमाम जानकार इस बात को मानते हैं कि बार बार टिकट बदलने से कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूटता है और साथ ही साथ गलत संदेश भी जाता है। मुरादाबाद में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। एसटी हसन अलग मोर्चा खोले हुए हैं रुचि गिरा के खिलाफ, यानी वहां पर भी भीतरघात होने की पूरी आशंका है। रामपुर में भी कमोवेश ऐसे ही हालात हैं। मेरठ में तो अतुल प्रधान ने इस्तीफे तक की पेशकश कर दी थी, उसके बाद उनको लखनऊ बुला करके उनको समझाया गया, जिसके बाद उनके सुर ढीले पड़े। कुछ ऐसे ही हालात बागपत में देखने को मिल रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से आजाद पार्टी के चंद्रशेखर, जिन्होंने अपनी अलग राह पकड़ ली, जयंत चौधरी जो चुनाव के ठीक पहले समाजवादी पार्टी की दोस्ती को तोड़ करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया, और पिछली बार की तरह इस बार बहुजन समाज पार्टी भी अखिलेश यादव के साथ नहीं है। तो क्या समझा जाए कि तैयारियां आधी अधूरी रह गई थी, या फिर इस रणनीति में बार बार बदलाव के पीछे भी कोई अलग से दूसरी रणनीति काम कर रही है, जिसके जरिए अखिलेश यादव जातीय समीकरणों को साध करके चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल बहुत सारे हैं और इन्हीं सवालों के साथ आज हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से दीपक सोनकर जी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। उनसे भी हम जरूर इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके का पिछले 2 लोकसभा चुनाव का रिकॉर्ड रहा है, निश्चित तौर पर अगर कुछ भी वहां पर गड़बड़ होती है तो उसका नुकसान सीधे बीजेपी को हो सकता है। लेकिन बीजेपी पूरी आश्वस्त नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्रियों की फौज लगातार जाटलैंड में मूव कर रही है। वहां पर चुनाव प्रचार लगभग अब समाप्ति की तरफ है। हमारे साथ तारिक साहब भी मौजूद हैं, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। तारिक भाई, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए। रोहन सिंह जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और मनीष अग्रवाल जी, आप चारों ही इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत हम दीपक शंकर जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि आज डिबेट की शुरुआत समाजवादी पार्टी से करनी चाहिए। तारिक खान साहब, ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि बार बार टिकट आप बदलने पड़ रहे हैं? क्या पहले से आप तैयार नहीं थे, या पहले से आपको नहीं पता था कि वहां पर जाति समीकरण क्या है? क्या आप इस बात को नहीं समझते थे कि जयंत चौधरी साथ छोड़ के जा चुके हैं? ये भी बात आप जानते थे अच्छी तरीके से कि इस बार मायावती आपके साथ नहीं है। आखिर वजह क्या, इतनी बार टिकट क्यों बदलना पड़ रहा है? चलिए हम मान लेते हैं कि टिकट बदलना एक अच्छी रणनीति नहीं है। चलिए मान लेते हैं इस बात को, या एक प्रॉब्लम की बात है। चलिए इसको भी मान लेते हैं कि टिकट बदलना अच्छी बात नहीं है, या रणनीति अच्छी नहीं है समाजवादी पार्टी की, या रणनीति की पूरी तैयारी नहीं है समाजवादी पार्टी की। इस बात को मान लेता हूं। और एक आध सीटों पे डिस्टरबेंस हुआ, फिर हमने उन सीटों के टिकट चेंज किए और ये देखा कि किस समीकरण से कौन सा प्रत्याशी हमारा जीता। ठीक है, मैंने ये मान लिया, उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं। 5 साल में 365 दिन होते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 5, तकरीबन 1800 दिन 1900 दिन हो जाएंगे, सटीक निकाल लीजिएगा। उतने दिनों से जिन लोगों को सांसद बना के रखा, उसका टिकट काट सकते हैं, वो चर्चा का विषय नहीं बनेगा। उसकी उम्र नहीं हुई, उसने काम नहीं किया, तो 5 साल पहले उसको बीच में ही डांट पड़नी चाहिए। लेकिन उसको 10-12 लोगों को या 50 लोगों को 100 लोगों को कह सकते हैं कि तुम घर जाओ, या मैं लिटरली कहूंगा कि लात मार देंगे, उनको लात मार दी। ये चर्चा का विषय नहीं है, ये समस्या नहीं है, ये रणनीति है। मास्टर स्ट्रोक, बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक आया। समाजवादी पार्टी ने 2-4 टिकट बदल लिए, रणनीति नहीं है इनके पास, रणनीति नहीं है। दे आर वेरी पुअर, आई एम एक्सेप्टिंग, हम लोग पुअर हैं।
मगर एक बात बताइए आप, बरेली, प्रयागराज, फिरोजाबाद, बलिया, भदोही, देवरिया, कौशाम्बी, गाजियाबाद, मैनपुरी, कैसरगंज, मछली शहर, टिकट नहीं आया, टिकट नहीं आया। अच्छा, इतना लाज घूसा की मार चल रही है, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। बीजेपी वाले तो जानते ही होंगे कि क्या इतना लाज घूसा चल रहा है। मैं अवगत कराता हूं सबको, आप भी नहीं जानते होंगे। सीट है देवरिया, वीरेंद्र सिंह मस्त है सांसद, और एक पूर्व विधायक है सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह इससे पहले भाजपा से निकलकर भाजपा के ही प्रत्याशी को हरा दिए थे, अब वापस आए भाजपा में। भाजपा के आने के बाद क्या कहा कि अगर गलती से मस्त को टिकट दे दिया, निर्दलीय लड़ूंगा और जमानत जब्त करा दूंगा। इस चीज को किसी भी तरीके से पार्टी में इंटरनल डैमेज, इंटरनल विवाद की परिभाषा दी जा सकती है। मैं कहता हूं मत दीजिए, मत दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मौजूदा सांसद को कह रहा है वहीं का विधायक कि अगर ये लड़ गए हरा दूंगा, जीतने नहीं दूंगा। लेकिन ये रणनीति मास्टर स्ट्रोक मारा, चौवा 56 इंच का सीना आया और चौवा मारा, मास्टर स्ट्रोक बना। तो यही मैं कह रहा हूं ना, इनकी हर प्रॉब्लम, एक मंडल में 4 टिकट चारों परिवार के लोग, परिवारवाद का आरोप समाजवादी पार्टी पे। देवी पाटन मंडल, प्रदेश उत्तर प्रदेश, श्रावस्ती, निपेंद्र मिश्रा जो कि पन्ना प्रमुख है, निपेंद्र मिश्रा के बेटे साकेत मिश्रा, वो दरी बिछाते हैं, उनको टिकट दिया। ये परिवारवाद नहीं है। निपेंद्र मिश्रा क्या क्या रहे, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं तौहीन समझूंगा इस पैनल की ये बताना कि निपेंद्र मिश्रा क्या क्या रहे। बहराइच दूसरी सीट, अक्षयवर लाल गौड़ के पुत्र, परिवारवाद नहीं है, परिवारवाद नहीं। गोंडा, कीर्तिवर्धन सिंह, राजा आनंद सिंह के पुत्र, राजा आनंद सिंह भारतीय जनता पार्टी के गली गली पोस्टर लगाते थे आज से 10 साल पहले, मैंने सुना, मैंने देखा है। रुतबा और रसूख राजा आनंद सिंह का जानना हो तो किसी को भेज दीजिएगा, गोंडा जाके पता कर। और एक बच्ची सीट अब कैसरगंज, वो भी सांसद जी बृजभूषण सिंह साहब के बेटे या पत्नी की बात चल रही है। परिवारवाद में एक मंडल खाली छुआ, एक मंडल। उत्तर प्रदेश के बाकी बचे हुए मंडल की यही स्थिति है। आप परिवारवाद के गंदे खेल से सौदे हुए हैं, लेकिन मेरे ऊपर, हमारे ऊपर सिर्फ ये आरोप लगाते हैं कि हमने अध्यक्ष बना लिया। अच्छा, तुम जिला पंचायत अध्यक्ष पार्टी के बेटे को बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विधायक उनके बेटे को बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सांसदी का टिकट उनके बेटे को दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब क्या दरी बिछाते थे, गली गली पोस्टर लगाते थे? निपेंद्र मिश्रा के बेटे भारतीय जनता पार्टी में जिन लोगों को टिकट दे रहे हैं, आप कौन सा पन्ना प्रमुख की बात करते हैं? एक जनरल बीके सिंह का टिकट काटा और कौन से पन्ना प्रमुख को और सेक्टर प्रभारी को दे दिया टिकट? गर्ग को दिया टिकट, मौजूदा विधायक एवं मंत्री। ये नाटक, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का, और टिकट प्रमुख, पन्ना प्रमुख को देते हैं टिकट, कार्यकर्ताओं को देते हैं टिकट। बताइए एक पन्ना प्रमुख का नाम मुझको, फोन नंबर भी दीजिएगा उसका। अगर हो कोई पन्ना प्रमुख तो बीजेपी उसका फोन नंबर दे, मैं पूछूंगा उससे कि भैया कब तुम दरी बिछाते थे, सन बता दो वाला, किस सन में दरी बिछाते थे? ये जो मैंने नाम लिया, ये दरी बिछाते थे। ठीक है तारिक भाई, दीपक सोनकर जी जवाब देने के लिए आए हुए हैं ना, उन्हीं से सवाल लेते हैं। दीपक सोनकर जी, बार बार टिकट बदला जा रहा है, लेकिन उस पर तो खैर तारिक भाई ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन जो आरोप उन्होंने लगा, मैं चाहता हूं कि पहले उसका जवाब दे दीजिए, फिर टिकट बदलने पे भी बात करते हैं। देखिए मानस जी, हमारे आदरणीय भाई ने कहा कि बहुत जगह टिकट अभी घोषित नहीं हुआ। गठबंधन और ये ठगबंधन में जितनी भी सीटें बची हैं, उसके बावजूद भी सारी सीटों पर भी प्रत्याशी नहीं घोषित हुए, और कहा हमने बरेली में प्रत्याशी नहीं घोषित किया। तारिक भाई अपनी जानकारी ठीक कर लेना, छत्रपाल गंगवार जी बरेली से लोकसभा के प्रत्याशी हैं। रायबरेली, एक बार रायबरेली, 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 ये रिकॉर्ड हुआ है, गलत मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्ड हुआ है, तुम्हारा सुन लेना पहले। मैंने रायबरेली बोला, रायबरेली सुनो पहले, आप अपना रिकॉर्ड पहले सुन लेना, आप ये डिबेट सुन लेना पहले, तब आप जवाब दो। बरेली आप गुमराह कर रहे हो, ठीक है। दूसरी रायबरेली लिखा हुआ है सबसे ऊपर, रायबरेली बोलना क्या है, ठीक है चलिए जाने दीजिए। दूसरी बात, रायबरेली प्रमुख है कौन, जो है हमारे कार्यकर्ता को दिया है
तो आप तय नहीं कर पा रहे। मैं उदाहरण के साथ बता रहा हूं, जिस बदायूं के अंदर कभी चाचा को टिकट, कभी भतीजे को टिकट, कभी चाचा के बेटे को टिकट, कभी भाई को टिकट, ये चल ही नहीं पा रहा। वो क्यों नहीं चल पा रहा है? जो आपने बात करी ना, वो जनता की नकारता है। जनता ने नकार दिया है और जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हम निश्चित रूप से जीतने जा रही है, तो लगातार प्रत्याशी बदले जा रहे हैं। मेरठ हो, रामपुर हो, बिजनौर हो, बदायूं हो। अब मैं बदायूं की बात बताऊंगा। बदायूं के अंदर आज ऐसा वातावरण है जो जीत रही है भारतीय जनता पार्टी के। और आपने जिस पन्ना प्रमुख की बात करी ना, 89 से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे, क्षेत्र के कार्यकर्ता रहे, मोर्चे के कार्यकर्ता रहे, और वर्तमान में क्षेत्र के अध्यक्ष थे, और अभी वो लोकसभा में प्रत्याशी है बदायूं के। और निश्चित रूप से मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 2 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। इसीलिए चाचा भतीजे डर के भाग रहे हैं। ये डर है, ये हार का डर है, ये जनता की नकारता का डर है। इसीलिए प्रत्याशी तक तय करने की जगह नहीं है। तारिक भाई, भाव में आप कह सकते हो, आप यहाँ टीवी चैनल पर कह सकते हो, आप जनता के बीच में आओ। मैं बदायूं लोकसभा के अंदर ही हूं इस समय, और गुन्नौर विधानसभा का कार्यक्रम चल रहा है। अब आप देखिए, आप जिस जाति और धर्म की बात कर रहे थे, आज उसी जाति और धर्म के लोग कितनी बड़ी संख्या में दुर्विजय साक्य जी का स्वागत कर रहे हैं। एक एक दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता का स्वागत कर रहे हैं, एक पन्ना प्रमुख का स्वागत कर रहे हैं। ये बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और आप क्या बता रहे, परिवार बात की, भाभी को टिकट, चाचा को टिकट, भाई को टिकट। अरे भैया, तारिक भाई को टिकट मिल जाए तब भी हम खुश हो जाएंगे। तारिक भाई को मिल जाए टिकट, भारतीय जनता समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मिल जाए, हमें भी खुशी होगी। तो ये भाव नहीं चेंज होगा। दूसरी बात मानस जी, ये जो बदला जनता ने मन बनाया है 2014 से, जिस तरीके से लगातार जनता का आशीर्वाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला, और इसी प्रकार 2024 में भी इस बार 400 पार का आंकड़ा पार है, और फिर से तीसरी बार मोदी सरकार है। ये जनता ने तय किया है। क्यों तय किया है? परसेप्शन के साथ तय किया, हवा में नहीं तय किया है। उन्होंने देखा है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही, तब क्या हाल देश की जनता का, प्रदेश की जनता का किया गया, क्या हाल किया गया, क्या प्रदेश की जनता को देने का काम किया गया। भाई, जनता की मूलभूत सुविधाओं को किसने जोड़ा? 17 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लगातार गुंडागर्दी को खत्म करने का काम किया, अच्छे एक्सप्रेस वे बनाने का काम किया, अच्छे मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया। इसीलिए आज प्रदेश के अंदर नंबर 1 नहीं कहते। क्या देश में नंबर 1 क्या है? एयरपोर्ट बेड में नंबर 1 उत्तर प्रदेश है, एक्सप्रेस वे में नंबर 1 उत्तर प्रदेश है। तो इसीलिए नंबर 1 है। और आज जो माफियाओं को संरक्षण देते थे लोग, जो मुजफ्फरनगर के दंगल को लोग घर में बैठाया करते थे, जो लोग उनको दावतें खिलाया करते थे, आतंकवादियों की सुरक्षा करा करते थे, ये सब बदलाव देश की जनता देख रही है। और गरीब जनता जो है, जिसको आयुष्मान कार्ड का लाभ मिला है, जिसको राशन का लाभ मिला है, जिसको आवास का लाभ मिला है, जिसको इज्जत घर का लाभ मिला है, वो केवल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लाभार्थी है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। और यही जीत की गारंटी, यही मोदी की गारंटी है, जो 400 पार की गारंटी है। एक ठीक बात है। रोहन सिंह जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। रोहन जी, बार बार समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट बन रही है। भारतीय जनता पार्टी स्तर से लेकर के और डिप्टी सीएम स्तर तक के तमाम बड़े नेताओं ने पर बहुत मजाक उड़ाया और कहा कि इतनी घबराहट है इंडिया गठबंधन में, इतना भयभीत है आप लोग वहां पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए से, कि तय ही नहीं कर पा रहे कि किस उम्मीदवार को लड़ाया जाए और किसको न लड़ाया जाए। दिन में किसी का नाम घोषित करते हैं, नामांकन करने कोई पहुंच, बाद में शिमला किसी और को दे देते हैं। ये हालत है इंडिया गठबंधन की उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के अनुराग ठाकुर से लेकर केंद्रीय मंत्री की तमाम बड़ी फौज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 20 से ज्यादा दौरे हो चुके हैं। पूरी कैबिनेट वहां पर लगी हुई है चुनाव प्रचार के लिए, और साधारण कार्यकर्ताओं से लेकर के पदाधिकारियों तक को वहां पर जिम्मेदारी दे दी गई है। वहां पर चुनाव प्रचार लगभग बीजेपी का खत्म होने की तरफ है। पहले और दूसरे चरण में आप उम्मीदवार बदलते चले जा रहे हैं। मानस भाई, ये चुनाव जो है ये खास है, और ये चुनाव जब लड़ रहे हैं, जब
उतरा गया है। ये तरह चुनाव तो हुआ नहीं ना 47 से अब तक। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की तैयारी की, उनके पास संसाधनों की कोई कमी है, उनके पास किसी चीज की कमी है। पूरे दिल्ली में और नोएडा में इन्होंने होर्डिंगे लगवा दी, जबकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था। उसके लिए एक्सपेंडिचर में जो कैंडिडेट एक्सपेंडिचर में ऐड करने के लिए इलेक्शन कमीशन से हम सब मिले। तो चुनाव प्रचार और जनता के बीच में गूगल से लेके हर चीज भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है। कहाँ हम सब लोग, कहाँ भारतीय जनता पार्टी। लेकिन बात बस इतनी सी है ना, जब ये पोलिंग होगी जिस दिन, उस दिन जनता बताएगी कि प्रचार होता है कि सब्सटेंस जो उनको हासिल है वो उस पर निर्णय होगा ना। खाली पेट भजन होता नहीं। 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त की रोटी खिला के सिर्फ विकास का अगर ये पैमाना होता तो देश की बहुत बड़ी आबादी है साहब, जो बच्चों को पढ़ाती है, जो खेत बेच के बच्चे पढ़ने भेजती है। उनसे पूछिए उनके घर के बच्चों का क्या हालात हो गए हैं। बेरोजगारी का वो हाल है, वो आलम है कि आप गांवों में जाइए तो लोग बताते हैं कि किस तरह से लोगों के बच्चे लौट लौट के आके शहरों से, लोग उन पर हंसते हैं। उनके करने के लिए उनके पास कोई काम नहीं है, क्यों कह पूछते हैं कि कहते अधिकारी बनने और नौकरी करने। ये सरकार ने लोगों को 50 साल पीछे भेजा है। आपको क्या लगता है, हम कह रहे भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रोग्राम कर रही है, पूरा प्रचार कर रही है, इंडिया गठबंधन एक रैली ना करेगा और हैंडपंप या बिजली का खंभा इनके खिलाफ पड़ेगा, वो चुनाव जीतेगा। इनके खिलाफ पड़ने वाला कम से कम 65 से 70% वोट इनके खिलाफ एक जगह पे गिरेगा। ये ऐसा हारेंगे जैसा इन्होंने कभी कल्पना नहीं करी थी। देखिएगा 2004 रिपीट होने जा रहा है। इसलिए इंडिया गठबंधन रोहन बहुत भाई बहुत कॉन्फिडेंट है, उसको अच्छे मालूम है उसका भविष्य में क्या होना है, हैं, इसलिए उसी सब तैयारी कर रहा है। अच्छे हैं, मुंगेरी लाल के सपने अच्छे हैं, धरातल पर बात दीपक करिए। भाई, दीपक भाई, अब हम लोग राजनीति के छात्र हैं। सुनिए तो दीपक भाई, हमको 1 मिनट दीजिए, हम बताते हैं हम क्यों कह रहे हैं। सुनिए ना, हमारे पास तर्क है ना। सुनिए तो मानस भाई, हमारे पास तर्क है। और मुंगेरी लाल के सपने नहीं, हम जब भी कहते हैं हमारे पीछे तर्क, 5 तर्क होता है। मेरी बात समझिए। आपका वोट परसेंटेज 2019 में अपने पीक पे 37% था। पुलवामा से लेके बालाकोट इस देश ने देखा हुआ था। मानस भाई, तर्क की बात बता रहा हूँ। 37% वोट शेयर था भारतीय जनता पार्टी का 2019 चुनाव में। और उस टाइम पे मल्टीपोलर इलेक्शन था, ये बाईपोलर इलेक्शन है। नरेंद्र मोदी जी मंच से सब खड़े होके बोला करते हैं कि देश 2 खेमे में बढ़ जाएगा। एक वो खेमा होगा जो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा होगा, और एक वो खेमा होगा जो देश बचाने वालों के साथ खड़ा होगा, जिनको पुरखों ने, बाप दादाओं ने जान दी है इस देश के लिए, जिन्होंने इस देश को जोड़ अपने खून से सींचा है, तैयार किया, बनाया है। तो ये उन लोगों के बीच की लड़ाई है। वो एक तरफ खड़े होंगे और देखा जाएगा। 37% से इनका वोट शेयर 50% थोड़ी पार कर जाएगा। ऐसी लहर आ रही है तो देख लिया जाएगा, वो पोलिंग हो जाने दीजिए। जब बूथ में घुसेगा मतदाता, उसको मालूम है या तो वो कमल दबाने या कमल के सहयोगियों को दबाने वाला होगा, या कमल के खिलाफ पड़ने वाला वोट होगा। कमल के खिलाफ पड़ने वाला वोट सिर्फ एक जगह गिरेगा, उसके चाहे बिजली का खंभा खड़ा हो जाए, चाहे हैंडपंप चुनाव लड़े। मतलब आप ये कह रहे हैं जिस कि तरह से मायावती भारतीय जिस तरह से समझिए मानस भाई, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर पोलिंग होती है। आदमी कैंडिडेट नहीं देख रहा होता था। अभी रम में बसे राम और विस्की में बसे विष्णु को भी वोट पड़ जाता है। आप समझिए मेरी बात को। लेकिन जब वही सेम चीज जब लागू होगी चुनाव में, वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ पड़ने वाला वोट भी उसी तरह से पड़ेगा ना। हम लोग तो उसी को, हम भी चाह रहे हैं उसी जगह लड़ाई जाए जहां बाइपोलर हो जाए। उसके बाद देखा जाएगा। नरेंद्र मोदी के पक्ष के लोग 37% लोग हैं, 37% भी चुनाव जीत के सरकार बना दे तो मान जाएंगे। हम पॉलिटिक्स पढ़ना छोड़ देंगे, लिखना छोड़ देंगे। चलिए दीपक भाई, आपके पास मैं आता हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक रिएक्शन मैं मनीष अग्रवाल जी से ले लूं। मनीष अग्रवाल जी, जो बात ये रोहन जी कह रहे हैं, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? मतलब आप एक बड़े सीनियर आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप ही बताइए कि बीजेपी के खिलाफ कोई भी खड़ा होगा जीत जाएगा। इतनी नाराजगी है बीजेपी मानस से। जी, मैं जहां से आपने कहा वहीं से बात शुरू करता हूं। अगर परसेंटेज की बात हो रही है तो पिछले चुनाव में भाजपा 224 सीटें 50% के वोट से ज्यादा जीती थी। अगर मेरे डेटा और फिगर करेक्ट है तो अगर 224 बिल्कुल बिल्कुल सीटें वो बिल्कुल बिल्कुल 50% मनीष भाई, सबसे सही ज्यादा है, जीती, सही, बिल्कुल 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 सही बात है। तो इसका मतलब कि बायपोलर चुनाव हो जाए तो भी वो 224 सीट तो जीती जाएगी। हाँ, इसके पीछे भी तर्क है, ये भी तर्क है, मैं इसका भी तर्क दूंगा। इसका है, मेरे पास तर्क है। इसका तर्क ये है मनीष भाई कि पिछली बार, हाँ, हाई कंसंट्रेशन पोलिंग वाले इनकी सीटें हैं। इनके खुद अमित शाह जी अपनी मीटिंगों में बोला है कि डिफरेंट पॉकेट्स हैं देश में जहां पे भारतीय जनता पार्टी के लिए हाई कंसंट्रेशन में पोलिंग होती है। 70% तक
पोलिंग पहुंच जाती है। उसका एक पूरा भारत क्षेत्रीय एरिया है, अलग अलग बेल्ट है। लेकिन एक प्रॉब्लम समझिए ना, राजस्थान, हरियाणा सब मैक्स आउट है। राजस्थान मैक्स आउट है, हरियाणा मैक्स आउट है। क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश में 65 सीटें थी, इस बार जो होगा हम आपके सामने देखेंगे। बिहार मैक्स आउट था, सिर्फ एक सीट विपक्ष के पास थी। मैं आंकड़ों से बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तो पोलिंग थी 250, 200, सवा 200 सीटें थी, जो जैसे 50% से ज्यादा की पोलिंग थी। बिल्कुल मनीष भाई, मैं उस बात को मैं बता रहा हूँ, 50% ज्यादा पोलिंग तो कोई जीत ही नहीं सकता। लेकिन सुनिए तो वहीं पे जी मुझे बात तो बोलिए। बोल लेने दीजिए, फिर आप बताइएगा अपने हाँ समय पे। हाँ बोलिए। ये जिसको कह रहे हैं सैचुरेटेड है नॉर्थ इंडिया, मैं साउथ इंडिया की बात करता हूँ। साउथ इंडिया में आज भी भाजपा सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, 29 सीटें हैं उसके पास लोकसभा में। कांग्रेस के पास साउथ 27 इंडिया है। में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे लार्जेस्ट पार्टी है। आप बताइए ना, लोकसभा की कितनी सीटें हैं कांग्रेस के पास दक्षिण भारत में? आप 27। गठबंधन की बात हो रही है ना, या इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की बात हो रही है ना यहाँ मुझे पर। बोल तो लेने दीजिए, फिर आप अपने समय हाँ में हाँ बोलिएगा। हाँ आप हाँ, मेरी बात ठीक का ठीक ठीक जवाब ठीक दीजिएगा। ठीक ठीक मैं ठीक है, सिर्फ ये ठीक कहना ठीक। चाह रहा हूं कि अगर नॉर्थ पोलराइजेशन की बात होती है तो साउथ में भी इस समय की सीट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से 29 सीटें भाजपा पे हैं, 27 सीटें कांग्रेस पे हैं। लेकिन क्या ये साउथ में बड़ा दल है? अगर पोलराइजेशन कुछ नॉर्थ में चेंज होगा तो आप मेरी बात मानिए, मैं 4 जून को फिर आऊंगा। इस बार साउथ में परिणाम बहुत बदला हुआ है। हर राज्य में आपको भाजपा का अस्तित्व दिखेगा। ऐसे ही नहीं इतना साउथ पे फोकस करा जा रहा। और मैं सिर्फ यह चीज कहना चाहता हूं, जो विवाद हो रहा है सीट डिस्ट्रीब्यूशन पे, टिकट बदलने पे, तो जो पार्टी सत्ता में है उसके पास समय कम होता है, लेकिन जो विपक्ष में है उसको 22 में मालूम था कि हमें इतने लोगों को चुनाव लड़ाना है, उसको 19 में मालूम था। उसके पास अगर लास्ट स्टेज में समस्या है तो ये जनता तक पहुंचने की समस्या है। बहुत देर से परिवारवाद का डिस्कशन हो रहा था। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। अभी इंडिया गठबंधन की एक रैली हुई। अगर आप उस रैली में मंच पे फोटो देखेंगे, राजीव गांधी जी की बेटी वहां थी, बेटा वहां था, मिसेस वहां थी। केजरीवाल जी की मिसेस वहां थी, हेमंत सोरेन जी की मिसेस वहां थी, लालू जी के लड़के वहां थे, मुलायम सिंह के लड़के वहां थे, फारूक अब्दुल्ला उनके लड़के थे, मुफ्ती मोहम्मद सईद की लड़की थी। और कैसे परिवारवाद होगा? इसलिए उन टॉपिक्स को ना उठाया जाए इस समय, इलेक्शन के समय। उस स्टेज पे सिर्फ भारत का परिवारवाद बैठा था, और उस स्टेज से जो लोग साथ में बोल रहे थे सरकार के, वहीं पे ममता बनर्जी जब बंगाल में प्रचार कर रही थी उसी दिन, तो वो ये कह रही थी कि भाजपा, कम्युनिस्ट, कांग्रेस यहाँ एक है, आप मुझे वोट दीजिएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता बिल्कुल सही कह रहे थे कि अगर एक भाजपा और एक विपक्ष का कैंडिडेट होता तो शायद ये इलेक्शन का कोई और रिजल्ट आता। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार से और अच्छा रिजल्ट रिपीट होगा, क्योंकि आप लोगों ने जो गठबंधन बनाया था, आप भी तो बंगाल में अलग अलग लड़ रहे हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ रही है। आप देखिए, इसका जरूर फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि आपका वोट बढ़ रहा है। अगर आप लोग इसी प्लानिंग से आते कि बीजेपी के सामने एक कैंडिडेट होता तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। आज भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रायबरेली सीट के लिए बीजेपी से पूछ रहे थे। अरे ये तो कांग्रेस से पूछना चाहिए, जो उसके पैदाइश से वो गढ़ है, कि वहां पे कैंडिडेट कहाँ है, क्यों ढूंढना पड़ रहा है। अगर आप रायबरेली के कैंडिडेट की भी अपेक्षा बीजेपी से पहले कर रहे हो तो इसका मतलब आप कुछ बदलाव की उम्मीद कर रहे हो। तो जो धरातल का चुनाव है वो लड़ना चाहिए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी प्रचार कर रहे हैं, विपक्ष के लोग सीट डिस्ट्रीब्यूशन में बैठे हैं। वो कह रहे हैं अनलिमिटेड पोटेंशियल है उत्तर प्रदेश, वो कह रहे हैं उत्सव प्रदेश है उत्तर प्रदेश। ये चीजें भी जनता तक जा रही हैं, लोग सुन रहे हैं। आपके गठबंधन की, आप जो दोनों दल सहयोग में है, इनकी एक अभी तक साझा रैली यूपी में नहीं हुई है। फर्स्ट फेज का चुनाव है 19 तारीख को, 17 को बंद हो जाएगा। तो पब्लिक ये जानना चाहती है कि जो विपक्ष का कैंडिडेट है उसके पास क्या आधार है हमसे वोट मांगने का। उसके पास है, अरे आपके कैंडिडेट स्टेज पे आके बैठे तो इंट्रोड्यूस तो हो, कम से कम पता तो चले कि हाँ कौन कैंडिडेट है। आप देखिए प्रधानमंत्री करते हैं, क्यों वो 19 में भी वहीं से करते हैं? उनकी एक बनी बनाई स्ट्रेटेजी है। क्या आप लोग के पास कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है तो आप हम लोग तक लेके आइए, हम लोग उसे जाने समझे। आपकी सीटों की एनालिसिस वोट डिस्ट्रीब्यूशन की ठीक है, लेकिन क्या आपको पूरे भारत में एक भाजपा के सामने एक कंसेंसस कैंडिडेट दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा। यूपी में भी अगर आपका कोलैबोरेशन है समाजवादी पार्टी के साथ तो बीएसपी अलग लड़ रही है, पीडीए के जवाब में पीडीएम अलग लड़ रही है।
तो इन चीजों का फर्क जरूर पड़ेगा। और 50% से ऊपर का वोट अगर 272 सीटों पे जैसा भाजपा का टारगेट है इस बार अचीव हो गया, तो आगे के चुनाव विपक्ष के लिए और मुश्किल होते जाएंगे। 303 सीट पे वो अगर फर्स्ट से, तो 72 सीट पे सेकंड थे, उन्होंने भी कुछ वर्किंग करी हो। तो इन चीजों को समझना पड़ेगा मानस जी। आज वो समय नहीं है कि कैंडिडेट चूज करना है, इस समय तो ताबड़तोड़ विपक्ष की रैलियां हो रही होती और मीडिया दोनों रैलियां पैरेलल से चला रहा होता, वही इसका अचीवमेंट होता। जैसे आज आप देखिए पैरेलल से क्या रैली चल रही है, एक जगह प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं, एक जगह योगी जी संबोधित कर रहे हैं। ऐसे ही तो चुनाव प्रचार होता है ना। केंद्र नेतृत्व को और स्टेट के नेतृत्व को एट टैंडम करना पड़ेगा। एक ही रैली नहीं कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं कि प्रदेश की जिम्मेदारी आप पे है, देश की जिम्मेदारी मुझ पे है, लेकिन फिर भी मैं आपके वहां भी रैली करने आऊंगा और आप अपनी भी रैलियां करिए। उसी तरीके से जनता तक मैसेज पहुंचे। जी बिल्कुल ठीक बात। तारिक भाई के पास चलते हैं। तारिक खान जी, हालांकि ये सवाल कल भी मैंने उठाया था लेकिन दोबारा फिर से उठा रहा हूं। देखिए, एक परेशानी तो है, जैसे एक आरोप कल लोगों ने लगाया डिबेट में कि मीडिया जो है वो बायस्ड है, वो सब बीजेपी दिखा रहा है। तो लोगों ने कहा ना कि बीजेपी को क्यों ना दिखाया जाए, जब आप कुछ कर ही नहीं रहे तो हम आपको क्या दिखाएं। एक कॉन्स्टिट्यूंसी की प्रोफाइल शूट करने के लिए एक जर्नलिस्ट जाता है, वहां से शूट करके लाता, आप अगले दिन कैंडिडेट बदल देते हैं, पूरा प्रोग्राम उसका खराब हो गया। फिर दोबारा जाता है, फिर शूट करेगा, फिर आप कैंडिडेट बदल देते हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम, उत्तर प्रदेश के सीएम, उनकी पूरी कैबिनेट, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में अलग अलग लोकसभा सीटों पर लगातार कैंपेन कर रही है। विपक्ष की तरफ से कोई अभी तक रैली, कोई बड़ा प्रोग्राम, कोई बड़ा नेता तक अभी तक वहां पर नहीं पहुंचा है। ऐसे में क्या अपेक्षा की जाए? ये कंफ्यूजन नहीं है तो क्या है तारिक भाई कि कैंडिडेट्स आपको बदलने पड़ रहे हैं, उसकी वजह से आप प्रचार भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जरूरत नहीं थी कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तमाम दोनों ही दलों के तमाम दिग्गज नेता अपने अपने कैंडिडेट्स के पक्ष में प्रचार करते, किसी एक लोकसभा सीट को चुन लेते, आसपास की दूसरी सीटों पर भी उसका प्रभाव पड़ता? इस देरी की वजह क्या है? देखिए, अगर कैंडिडेट बदले जाते हैं किसी भी पार्टी के, मान लेते हैं XYZ कोई पार्टी अपना कैंडिडेट बदलती है, तो जरूरी ही उस पार्टी को ये लग रहा है कि हम जीतने वाले व्यक्ति को लेके आए और जो पिछले से कुछ बेहतर मिल गया होगा, इसलिए उस कैंडिडेट की जगह दूसरा कैंडिडेट उतारा जाता है। यही वजह सांसदों का मौजूदा टिकट काटने की भी रही होगी, मगर हमें उनसे क्या मतलब, वो चाहे मौजूदा सांसद का टिकट काटे चाहे ना काटे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर हम कैंडिडेट बदल रहे हैं तो उसमें हम बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं। वो बेहतरी हमने कितनी की है उस पर मोहर जनता ही लगाएगी, फाइनल निर्णय जनता को ही लेना है। लेकिन हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में खासकर जातियों का और धर्म का भी एक आधार बनाकर वोटिंग पैटर्न बनता है। इससे पार्टियां वैसे आकर किसी चैनल पर इंकार कर दें, लेकिन सच्चाई यही है। इन सब के ताने बाने के साथ, n नंबर्स ऑफ फैक्टर के साथ कैंडिडेट का चयन होता है। इन्हीं को बार बार मंथन कर कर हमें लगता है कि जरूरत हुई कि इन और सब जगह नहीं, बस 2, 4, 5 सीटों पर टिकट बदले गए। क्योंकि वजह क्या थी, सबसे पहले टिकट घोषित करने वाली पार्टी हम ही थे और अंतराल बहुत बड़ा था। उस बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो अध्यक्ष जी को और जो चयन समिति है उसको ये महसूस हुआ कि ये कैंडिडेट नहीं, ये बेहतर है। जैसे ST हसन साहब वाली सीट पे हुआ, और वो जो कैंडिडेट बैठा वो भी हमें पूरी उम्मीद है ST हसन साहब आने वाले वक्त में प्रचार करेंगे। अभी थोड़ा नाराज है, किसी का भी टिकट कटता है। अब बीजेपी का वजन सत्ता का इतना ज्यादा है कि वो टिकट कटने वाला दिल में तो रो रहा है, लेकिन आंसू उसके बाहर नहीं दिखाई दे रहे। जितने लोग टिकट कटे उनसे जाके अकेले में पूछ लीजिए, 500 बातें सुना देंगे और मौका पड़ेगा तो मोदी सरकार भी गिरा देंगे, लेकिन चुप है। यहां हम विपक्ष में हैं, इसलिए वो जो टिकट कटने वाला वो चिल्लाएगा भी, कुछ भी करेगा। लेकिन पार्टी हित में अगर ये निर्णय जो कि टफ निर्णय है वो लेने पड़ रहे हैं और सत्ता पक्ष पे सवाल कम होते हैं, आज का ये जमाना आ गया है, मानना पड़ेगा कि 90% सवाल विपक्ष सही होते हैं। हम मानते हैं इस बात को। हम ही से पूछा गया कि आप संगठित नहीं है, चुनाव का प्रचार नहीं चल रहा है, इतने लोग लेट है, फलाना धमाका। जब हमने सबसे पहले टिकट डिक्लेयर किया था तो किसी ने नहीं कहा था
मास्टर स्ट्रोक, वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मनीष भाई ने, किसी ने नहीं कहा। तो इसलिए 24 घंटे बैठ के ये ढूंढा जाता है कि हमारे लूप होल्स कहां पर, और उन लूप होल्स को कैसे एक्सपोज किया जाए। लूप होल्स इज एवरीवेयर, एवरीवेयर, जगह है, हर जगह है। बस वो दूरबीन लगाने की देरी होती है कि दूरबीन सेट किया और स्कोप को यूं घुमाया और देखा। अभी साउथ की बात हुई, साउथ में बीजेपी की 29 सीटें हैं, जिसमें से 24-25 सिर्फ कर्नाटका से। साउथ की 131 सीटें, बाकी जगह आप लगभग शून्य हो और कर्नाटका अभी हारे हो। तो अगर बीजेपी के प्रति सम्मान है तो बीजेपी के लिए तो घंटी बची साउथ की 131 सीटों में, क्योंकि कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और पिछली बार आप पूर्ण बहुमत से थे वहां पर, तब आपने 24 का मास्टर स्ट्रोक मारा था। तो उन 24 सीट जो आप जीते थे वहां तो खतरे की घंटी बजी, और बाकी जो बची हुई आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इन सब जगह की जो बाकी बची हुई सीटें हैं, वहां के क्षेत्रीय ताने बाने में आप बहुत ज्यादा फिट नहीं हो पा रहे। आंध्र प्रदेश में भी टीडीपी के साथ 5-6 सीटें पाए हो, शायद 1-2 सीट जीते। तो जो परफॉर्मेंस साउथ में आपने पिछली बार किया था वो 80% कंसंट्रेटेड कर्नाटका पे था, और कर्नाटका की परिस्थितियां शायद, लेकिन अभी उसमें भी ढूंढा जाएगा कि कैसे वो परिस्थितियां अनुकूल बना ली जाए भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से आज की डेट में अनुकूल नहीं है। सही कहा आपने, इसीलिए भारतीय जनता बिन जल मछली की तरह तड़प रही है और साउथ इंडिया भाग रही है हिंदू मुसलमान कराने कि कोई एंगल निकल आए। मुसलमान हिंदू वाली जो कटिंग है, जो हिंदू मुसलमान की कटिंग है, वो कटिंग हो जाए, क्योंकि नॉर्थ में तो हो गई, नॉर्थ में तो हो गई। वो थोड़ा प्रबुद्ध है, दादा लोग होंगे तभी तो दूसरे पैरामीटर्स हैं उनके वोट देने के। यहाँ पैरामीटर्स डिफरेंट हो जाते हैं जब हम नॉर्थन हिंदी भाषी क्षेत्रों में आते हैं। तो वो जो एक ही स्टेट से जो सीटें आई थी और बाकी स्टेट में आपकी क्या स्थिति है, इसका भी आकलन तो वहां से अगर कम हुआ कुछ भी, और मैं दावा करता हूं इस बात का कि वहां से आपको कम ही होके आना है। भले इधर आपका पॉलिटिकल माइलेज हो, लेकिन वहां से तो आपको कम ही होके आना है। इसीलिए जो बैलेंस बनाने की मोदी जी कोशिश करते हैं, कूद के एक बार साउथ इंडिया गए, फिर कूद के एक बार नॉर्थ इंडिया आए, फिर कूद के साउथ इंडिया गए और फिर कूद के नॉर्थ इंडिया आए। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया कुछ भी नहीं, सब कुछ भारत है, सब भारत है। और एक लाइन में अगर सबको टांग दिया जाए तो सब उसी लाइन में टंगे हुए अलग अलग। तारिक भाई, प्रचार करने से मीडिया ने तो रोका नहीं आपको, प्रचार तो आप कर करने की जो कोशिश हमेशा रहती है साउथ और नॉर्थ को, मैं उसमें बिलीव नहीं करता। नहीं तारिक भाई, मैं प्रचार, देखिए प्रचार करने के लिए तो पूरा भारत है, लेकिन आवाज आपकी कट रही है। प्रचार करने के लिए देखिए रोका नहीं गया है, लेकिन प्रचार दरअसल अभी कल ही है और कई सीटें हैं जहां के टिकट रह गए हैं, वहां के संगठन को बुलाया था। कल मैं कार्यालय में था, उनसे राष्ट्रीय जी ने मीटिंग की। दरअसल हम बड़ा बेसिक से चलते हैं, सेक्टर के लोगों को बुलाया गया था, उनसे फीडबैक लिया गया, जिनमें कैसरगंज थी और कानपुर की सीट थी और एक और सीट थी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की व्यस्तता है इधर। आज ही कल में ये जो कुछ टिकट बचे हुए हैं, मेरे ख्याल में 12 या 15 टिकट हमारे बचे हुए हैं, ऐसे ही 12-15 टिकट बीजेपी के बचे हुए, जबकि हमने 62 में तय करना है, इनको 75 में तय करना है। हमने अपने टिकट 62 में तय करने, तो 62 में हमारे 12-15 बचे, इनके 75 में 12-15 बचे। तो अब वो हम ये कह रहे हैं कि उसको फाइनलाइज करने के लिए बीजेपी क्या करती है, मोदी जी आग बंद किया, अच्छा जीत गए, वो अक्कड़ बक्कड़ किया, जो इसको दे दो। यहां पूछना पड़ता है, यहाँ अक्कड़ बक्कड़ नहीं होता, यहाँ आग बंद करके सपना नहीं देखते, यहाँ बुलाते। कल आपका संवाददाता कोई होता तो उसको पूछ लीजिए कै घंटा, 4 घंटा मीटिंग थे, एक आदमी से, हाँ भाई आप बताइए आपकी क्या राय है, उसको लिखा जाता है, फिर उसका मंथन होता है और आज ही कल में उसको फाइनलाइज कर दिया जाएगा। लेकिन आप अक्कड़ बक्कड़ करके दे दो, भाई आपकी सत्ता है, आप किसी को दे दो, आप भगा दो जनरल वीके सिंह जैसे लोगों को, उनकी जगह वरना प्रमुख जो कि वहां के विधायक और मंत्री सपन्ना प्रमुख थे, उनको दे दो टिकट, तो यह आपकी इच्छा है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम अभी कन्नौज में कल या परसों अखिलेश जी थे, उनकी वहां जनसभा भी हुई, और कल ही परसों से जो मीटिंगें हैं वो मैं सटीक, मेरे पास चार्ट तो नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं
कि कौन सी पार्टी ताकत लगाने में कमी कर देगी, कौन सी पार्टी कर देगी। आप खुद सोच के देखिए, क्या ये जब 1951 में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पार्टी बनाई थी तो क्या चाहते थे हार जाए? 3 सीट जीते थे पहले चुनाव में, दूसरे चुनाव में 6 सीट, तीसरे चुनाव में 14 सीट। तो ताकत हर पार्टी लगाती है। सुहेलदेव समाज पार्टी 1 सीट की जगह 5 दे देते तो जान लगा देती कि सब जीतने। ऐसे ही समाजवादी पार्टी जो कई बार सत्ता में रही है, बड़ी पार्टी है, बड़ा जनाधार है समाजवादी पार्टी का, इस चीज को सभी लोग मानते हैं, ज्यादा वोटर है, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पे प्रभाव है, हम क्यों लूज क्यों करेंगे? हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, रणनीति का हिस्सा हो सकती है, प्रचार भी होगा, पूरी ताकत से लड़ा भी जाएगा। जनादेश जनता के हाथ में, हम भविष्यवाणी नहीं करते। मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य भविष्यवाणी करते हैं, ये लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, राजनीतिक नहीं है। हम लोग राजनीतिक हैं। दुनिया में, हिंदुस्तान में, लोकतंत्र में सबसे बड़ी एस्ट्रोलॉजर जनता है, चाबी उसके हाथ में है, जहां मोहर लगाएगी वो जीते, बाकी लोग हारेंगे। चलिए रोहन जी के पास है। रोहन सिंह जी, वैसे इस बात की कमी तो महसूस की जा रही है कि अगर कैंपेन समय से शुरू हो जाता तो थोड़ा सा उम्मीदवार जो आपके उतरे हुए मैदान में, उनको भी थोड़ा सा बल मिलता, क्योंकि इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते आप कि जब बड़े दिग्गज नेता जब प्रचार में उतरते हैं तो जो संदेश देते हैं उसका एक असर पड़ता है, एक प्रभाव पड़ता है मतदाताओं पर। एक तरफ लगातार धुआंधार प्रचार है और एक तरफ खामोशी छाई हुई है, तो आपको लगता नहीं कि थोड़ा जल्दी करने की जरूरत थी इसको? मानस भाई सुनिए, तो मानस भाई, आपको भी चीज महसूस हो रहा होगा, मेरे बहुत सारे साथी हैं जो पॉलिटिक्स कवर करते हैं, मनीष भाई को भी महसूस हो रहा होगा कि ये चुनाव अलग तरह का चुनाव, ग्राउंड पे भी अलग तरह का दिख रहा होगा। ये बराबरी की लड़ाई नहीं है मनीष भाई। रोहन सिंह से लग रहा संपर्क टूट गया है। मनीष अग्रवाल जी, मैं आपसे ही यही सवाल पूछना चाहूंगा कि जब कैंपेन में लेट होता है, एक तरफ लगातार कैंपेन किया जा रहा है, एक तरफ कैंपेन अभी स्टार्ट भी नहीं हो पाया है, इसका क्या प्रभाव हो सकता है? और ये जो रोहन भाई जो कह रहे हैं और तारिक भाई जो कह रहे हैं, ये कई बार ऐसा होता है कि रणनीति को लोग नहीं समझ पाते हैं। जैसे किसी ने 2014 में अपेक्षा नहीं की थी कि भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े बहुमत से उत्तर प्रदेश में जीत के आ जाएगी, और जब एग्जिट पोल आया, न्यूज 24 का एग्जिट पोल था, टुडे का जब 75 सीटें दिखाई गई तो लोगों को यकीन नहीं हुआ। जो हम ही लोग को यकीन नहीं होता कि इतना बड़ा आंकड़ा सर्वे में कैसे आ सकता है, लेकिन वो बाद में सत्य साबित हुआ। उस वक्त लोग मोदी जी की रणनीति को नहीं समझ पाते। आपको लगता है कि इस वक्त भी जो इंडिया गठबंधन की रणनीति कुछ पर्दे के पीछे से कुछ खेल चल रहा है, या वास्तव में कोई डिले हो रहा है? मानस जी, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। अभी तारिक जी कह रहे थे कि कर्नाटका में अगर भाजपा हारी है तो कर्नाटक में लोकसभा की सीटें कम होंगी। तो 19 में भाजपा जो है, मध्य प्रदेश भी हारी थी, राजस्थान भी हारी थी, छत्तीसगढ़ भी हारी थी, और राजस्थान में सारी 25 सीटें आई थी फिर से, मध्य प्रदेश में वही 28 सीटें आई थी। तो लॉजिक जो है लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव का बिल्कुल अलग होता है। आप समय निकालने की, रैली करने की अगर परिभाषा देखिए तो आज भी जब आप चुनाव खत्म होगा एनालिसिस करेंगे तो कभी आप जोड़िएगा माननीय प्रधानमंत्री जी की रैलियां संपूर्ण विपक्ष से ज्यादा होगी, उसके संग देश भी चल रहा है, दायित्व भी चल रहा है। तो आप ये कह के अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते कि आज हमारे पास सीट डिस्ट्रीब्यूशन में समय लग रहा है तो हमारे पास रैलियों का समय है। आपको कैडर डेवलप करना पड़ेगा, जो कैडर जनता तक जाएगा। जैसे विकसित भारत है और भी इस तरीके के अभियान है, रोज आपको पब्लिक से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष के पास पूरे 5 साल होते हैं। जैसे ही वो 19 में हारा था, उसको मालूम था कि अब हमें 24 में चुनाव में जाना है, हमें लंबी तैयारी करके रखना पड़ेगी, क्योंकि हमें एक ऐसी पार्टी के विरोध में लड़ना है जो दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार लेके आई है, 272 से 303 लेके आई है। तो हमें अपनी स्ट्रैटेजियों में बदलाव करना पड़ेगा। 1 साल पहले जब विपक्ष के गठबंधन ने इंडिया गठबंधन बनाया तो ऐसा लग रहा था कि इस बार शायद 1:1 कैंडिडेट होगा और चुनाव कुछ अलग दिशा में जाएगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया, भाजपा इस चीज को समझ रही थी कि जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तो ये सारा चैलेंज दिखेगा। ये जितनी भी आप इस समय सपा में टिकट की उठक पटक देख रहे हैं, ये सिर्फ आरएलडी के भाजपा में आने की वजह से है, क्योंकि पहले के सारे समीकरण बदल गए। पहले के जो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन था वो सारा चेंज करना पड़ा आपको, क्योंकि पहले आपने कुछ और सोचा था, कहीं आरएलडी जुड़ के लड़ती, कहीं ज्वाइंट कैंडिडेट होता, कहीं आरएलडी का कैंडिडेट होता। यही प्रॉब्लम है कि आप पक्ष को एंटीसिपेट नहीं कर पाते हो, आपको उनसे एक कदम आगे चलना पड़ेगा।
आप उनके 10 कदम पीछे चलते हो ये सोचते हुए कि अगर ऐसा होगा, आपको मालूम था, अगर मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव जैसे नेता को ये नहीं मालूम होगा कि आरएलडी कभी भी बैकआउट कर सकती है, उन्हें पर्सनल फीलर्स में लग रहा होगा, कोई ज्वाइंट रैली नहीं हो रही थी, वहीं पे एक बी प्लान होना चाहिए था कि अगर ये छोड़ के जाते हैं तो हमें इन चीजों में एंड टाइम पे समय खराब ना करना। आज पब्लिक ये नहीं देख रही कि आप मन से क्या बोलोगे, पब्लिक यही देख रही है, मीडिया वही छापेगा जो रैली होंगी, मीडिया उसी चीज पे डिबेट करेगा जो उस दिन का टॉपिक होगा। जब उसे उस दिन में ये टॉपिक मिल रहा है कि आज ये रैली हुई है तो उसे वही दिखाना पड़ेगा। कल को इन चुनावों के अंत में सारा दोष मीडिया अखबारों पे, हम जैसे कुछ विशेषज्ञों पे आ जाएगा कि हम लोग किस फेवर में बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, लेकिन हम लोग वही बोलेंगे जो सामने दिख रहा है। हम ये कैसे बोल देंगे कि ये चीज नहीं हो पा रही। मैं फिर आपसे कहना चाह रहा हूं कि नॉर्थ इंडिया में एक सेफ सीट नहीं है जहां विपक्ष के लोग ये कह सके कि हम यहाँ लड़ लेंगे और चाहे हम यहाँ प्रचार करें ना करें जीत जाएंगे। तो कैसे चुनाव पॉसिबल होगा? नॉर्थ इंडिया के बिना दिल्ली जाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। चलिए रोहन सिंह जी, वैसे चंद्रशेखर क्यों चले गए आपके साथ? वो भी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। जयंत चौधरी पहले ही चले गए थे, चंद्रशेखर भी चले गए। माहौल ऐसा हो गया कि आप दोनों को फिर से अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है। जयंत जी के लिए 9 से बड़ा 2 हो गया। अखिलेश जी ने बात कही थी, कितने संवेदनशील तरीके से उन्होंने एक बात कही थी, महसूस करने की चीज है कि जयंत को सम्मान दिया, जयंत को बढ़ाया, जयंत के लिए सब कुछ किया। जयंत ने लाठियां खाई थी हाथरस वाले मामले में, और उसके बाद 9 सीटें अखिलेश जी ने दी थी, वो 2 सीटों के लिए भाजपा में चले गए। तो आदमी की मनोस्थिति क्या है, कौन क्या करेगा, कोई किसी को जान रहा है। आज का जो समय है उसमें जो अपने पास है उसी की तो लड़ाई है। आप ये तो इतिहास में पढ़ेंगे, वहां पर भी ऐसा रहा है, जब अथोरियन गवर्नमेंट्स होती हैं, जब डिक्टेटरशिप वाली हालात होते हैं, तो वहां पर बहुत कम लोग होते हैं जो आपके साथ खड़े होकर लड़ाई करेंगे। दूसरी तरफ जाएंगे, फायदा मिलेगा ना। सीधा सा तर्क है, मनुष्य का दिमाग है, वो अपना जहां कंफर्ट होगा, जहां फायदा होगा उस तरफ जाता है। रोज 4-6 तो छोड़ते हैं, पूरे देश में दूसरी पार्टियों को छोड़ रहे हैं। तो हर कोई नहीं लड़ सकता, लेकिन ये लड़ाई तो पार्टियां लड़ ही नहीं रही है, ये लड़ाई जनता लड़ रही है, ये चुनाव जनता लड़ रही है। हम सारे लोग ये चीजें कहते हैं कि कितना भी कर देगा विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी से बराबर नहीं कर सकता। उसके पास पैसा अलग है, संसाधन अलग है, प्रशासन, मशीनरी, हर चीज उसके पास है। विपक्ष और भाजपा की तुलना संसाधन के मामले में नहीं हो सकती, पेनिट्रेशन के मामले में नहीं हो सकती, कितना वो पहुंच जाएंगे, कितना वो कर लेंगे। या तभी लड़ाई बराबर लड़ी जा सकती है, तभी जीती जा सकती है जब ये लड़ाई जनता लड़े, जनता प्रचार करे, नेता नहीं। जनता का चुनाव हो, जनता प्रचार करे, जनता वोट दे, जनता निकाल के लोगों को ले जाए, वोट डलवाए। हम लोग का प्रयास उस दिशा में है, देखते हैं कैसे होता है। हो सकता है कि ये दिवा स्वप्न हो सकता है मेघ मरीचिका हो, मनीष भाई हंस रहे हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, ऐसा घटनाएं, ऐसा उदाहरण पहले के इतिहास में रहा हो जहां पर कोई आदमी सत्ता में बहुत मजबूती से बैठ गया हो और उसके बाद उसको हटाने के लिए जनता ने चुनाव लड़ा हो। एक चीज है, भारत एक्सेप्शन इस मामले में है। भारत बहुत बड़ा है, नंबर्स बहुत ज्यादा है, भारत की मतलब वोटर्स की भी संख्या बहुत ज्यादा है, लोगों को जहां तक पहुंचना उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं बस ये कहना चाह रहा था कि जब ये अगर कांग्रेस और विपक्ष नहीं जीतता है तो क्या ये हारेंगे या जनता हारेगी? जनता हारेगी। अरे मनीष भाई, जनता हारी, हम बताते हैं ना, सुनिए तो। जनता उस दिन हारी जब 50 लाख लड़का बसों में धक्का खा के गया और पेपर आउट हो गया तो मुंह लटका के चला आया। जनता उस दिन हारी जब 16 नवंबर की शाम को नरेंद्र मोदी जी कहे सारी नोटें बंद हो गई है, टहलिए। जनता उस दिन हारी जब इन्होंने कहा ताली थाली बजाइए, उन लोग कोरोना में सड़कों पे मर रहे थे। कोरोना के बाद ये पहला चुनाव है मनीष भाई। अरे हम कह रहे हैं ना, ये चुनाव देखिएगा, हुआ था कोरोना के बाद 22 में यूपी में चुनाव हुआ है। बिल्कुल मनीष भाई, बिल्कुल सुनिए तो योगी, ये एक पॉइंट है, इसी मैं जानता था। तारिक खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और दीपक सोनकर जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हुए थे, आप सभी का बहुत शुक्रिया। बार बार टिकट बदलने की जरूरत क्यों पड़ रही है अखिलेश यादव को, इस बात पर आज हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि 2 अलग अलग विचारधारा है। कुछ इसे रणनीति का हिस्सा मानते हैं तो कुछ ये मानते हैं कि दरअसल आधी अधूरी तैयारी के साथ इंडिया गठबंधन चुनाव मैदान में कूद गया। चलिए इस चर्चा को ही समाप्त करते हैं, कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।